MBBS की, डॉक्टरी लाइन में गए और उसके बाद अचानक से एक टर्न आता है कि अब MLA है शिखा बराला। क्या ये हिस्ट्री रही थी, जर्नी क्या थी? एक डेस्टिनी वर्ड हम सुनते हैं तो शायद कुछ डेस्टिनी थी। बहुत चीजें सोची नहीं गई। शुरू से पढ़ाई में इंटरेस्ट था, लगता था डॉक्टर बनेंगे। उस वक्त का संघर्ष कैसा था कि कितने कंट्रोवर्शियल कुछ रहा, या लोगों के ताने वाने सुनने पड़े, या ऐसा किसी ने बोला कि अरे छोड़ दो यार, क्या आपके बस की थोड़ी है ये? वो संघर्ष दुखदाई कितना है ये डिपेंड करता है कि हमारा पैशन क्या है। लोगों ने मुझे ईश्वर की कृपा है कि लोगों ने हमेशा मुझे बहुत पॉजिटिविटी दिखाई। प्यार मिला लोगों का, आपको प्यार के साथ लोगों का भरोसा आपने और जीता। लेकिन उसके बाद चिकित्सा विभाग के लिए या चिकित्सा फील्ड में क्या आपने अपना काम जारी रखा? 24 घंटा लोगों की सेवा में उपलब्ध रहना होता है। राजनीति भी वैसा ही है, तो उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। हालांकि अब भी मैं जन सुनवाई में होती हूँ, मेरे ऑफिस होती हूँ। अच्छा, आपको पता है शिखा बराला के ऊपर एक गाना बना है? बच्चों के 2-3 के ग्रुप होंगे, कोने में खड़े होंगे, तो वो देखो शिखा मिल आ गई। तो ये शायद वो चीज है जो गाने में भी इसमें प्रतीत होती है। गाना कहाँ से बना, कैसे बना, मुझे नहीं पता, पर ये भी मेरे दिल के बहुत करीब है। शिक्षा और आरक्षण का मुद्दा आपने एक बार उठाया था कि शिक्षा नहीं है क्षेत्र में, शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है और ना पहुंच पा रहा है आरक्षण। क्या अभी भी वो मुद्दा है? अगर वो लोग स्वस्थ नहीं होंगे और शिक्षित नहीं होंगे तो हम जो बड़ी ताकतें दुनिया की हैं, हम उन लोगों से कहीं भी कम्पीट नहीं कर पाएंगे। आज आप पुल दे रहे हैं जो पुल टूटे जा रहे हैं, आज आप शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, और तो ऐसी चीजें कहीं भी जनता को अब स्वीकार्य नहीं है। आप राजनीति में आइए, राजनीति में और अच्छे आपको जो है ऑफर मिलेंगे या और अच्छे आपको जो है सेवाएं देने का मौका मिलेगा। सबसे पहले किसने आपको सजेस्ट किया था कि बस आ जाओ अब राजनीति में? लोगों ने अप्रोच किया तो मैंने बोला मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। ससुर साहब ने कहा अरे नहीं 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 भाई, इसको तो सुखी जीवन जीने दो, ये अपना काम कर रही है, उसी में खुश है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने बोला मेरा भी ऐसा कुछ कभी सोचा नहीं है, पर धीरे धीरे लोगों की तरफ से, जनता की तरफ से ये चीजें आने लगी। झुंझुनू की बेटी, एक सफल स्त्री रोग विशेषज्ञ, कोटा PMT की टॉपर और अभी फिलहाल राजनीति में उभरता हुआ एक सितारा कह लीजिए आप। बैकग्राउंड देखिए आपकी, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, गायनो हैं, और उसके साथ अभी राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट की MLA हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शिखा बराला जी, चोमू से विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका अपडेट इंडिया पर। और बहुत इंटरेस्टिंग इनका बैकग्राउंड कह लीजिए, स्टोरी लाइन कह लीजिए है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक बैकग्राउंड से उठकर दूसरे बैकग्राउंड में आना इतना आसान नहीं रहता। आप गायनो है ना, महिलाओं की आप एक तरीके से मान लीजिए भगवान हैं, और काफी आपने परेशानी उनकी भी सुनी होंगी, काफी आपने ऐसे केसेस भी डील किए होंगे। फिर एक साथ पता चलता है कि नहीं नहीं, शिखा बराला पॉलिटिशियन हो गई, शिखा बराला हमारी MLA हो गई। तो कैसा ये सफर रहा कि शिखा बराला पहले MBBS की, डॉक्टरी लाइन में गए और उसके बाद अचानक से एक टर्न आता है कि अब MLA है शिखा बराला। क्या ये हिस्ट्री रही थी, जर्नी क्या थी? कृपा, सबसे पहले तो आपको और अपडेट इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद फॉर हैविंग मी हियर। और एक डेस्टिनी वर्ड हम सुनते हैं तो शायद कुछ डेस्टिनी थी। बहुत चीजें सोची नहीं गई। शुरू से पढ़ाई में इंटरेस्ट था, लगता था डॉक्टर बनेंगे और कुछ इमरजेंसीज को डील करेंगे। जब लोग सबसे बड़ी समस्या में होते हैं, सबसे परेशान होते हैं, तो उसमें अगर हम कुछ हमारी सहायता कर सकें या उसमें कुछ भी उनके काम आ सकें, तो ऐसा हमेशा लगता था। ये एक फीलिंग थी। पापा डॉक्टर थे, तो वही मैं पहले भी कई बार ये चीज बता चुकी हूँ। एम्बुलेंस का जो सायरन बजता था, तब ये फीलिंग आती थी कि इस मामले में कहीं, मतलब कहीं अगर मैं यूजफुल हो पाऊं तो शायद मेरी लाइफ सक्सेसफुल कह पाऊंगी। तो यही सोचकर पढ़ाई वढ़ाई करके PMT क्लियर कर ली, फिर SMS मेडिकल कॉलेज से MBBS हो गया। आगे की कौन सी ब्रांच लेनी है, तो ब्रांच भी वो चाहिए थी जिसमें थोड़ा सच में काम करके ये फीलिंग आए कि हम महिलाओं के लिए कुछ कर पाए हैं और उनको खुशी भी बांट पाए हैं उनकी समस्याओं के साथ में। तो गायनेकोलॉजिस्ट बन गए। और अभी उभरती हुई ब्रांच है IVF, उसमें भी फेलोशिप कर ली, क्योंकि ये एक समस्या है जो अभी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जो निसंतानता की है। उसके बाद फिर ससुराल में वापस, शादी पहले हो गई थी, फिर पढ़ाई चलती रही, फिर ससुराल में आके हॉस्पिटल ज्वाइन करके प्रैक्टिस शुरू कर दी। तब पता लगा
पहले जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जैसे हमने पीजी किया था, मेरा अहमदाबाद से था, हम्म। तब पता लगा कि महिलाओं की स्थिति उतनी ठीक नहीं है जितनी बहुत बार टीवी पर दिखाई जाती है या फिल्मों में दिखाई जाती है। स्थितियां और भी खराब हैं। तो जब उन स्थितियों से धीरे धीरे रूबरू होना पड़ा, तो लगा कि शायद थोड़ा बाहर निकलो, लोगों को एजुकेट करो, उनमें जागरूकता लाओ उनकी हेल्थ के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए। और ये सफर बहुत ज्यादा सोचा समझा नहीं था, बस जैसे जैसे इंस्टिंक्ट्स कहती गई कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, तो शायद भगवान ने भी साथ दिया, बाकी हमारी चोमू की जनता जनार्दन ने साथ दिया, तो ये स्विच होता गया। तो वो टर्निंग पॉइंट क्या था कि स्विच करना एकदम साथ में? नहीं, ऐसा एक सडनली कोई टर्निंग पॉइंट नहीं आया। धीरे धीरे मेडिकल प्रैक्टिस से लगा कि मैं कम्युनिटीज में जाऊं, मैंने स्कूल्स में जाना शुरू किया था, गुड टच बैड टच के सेशंस लेना, फिर मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर, क्योंकि बहुत सारे जैसे सर्वाइकल कैंसर है वो बहुत कॉमन है। और बात कहें तो महिलाओं में और बालिकाओं में उतनी जागरूकता नहीं है, अगर जागरूकता है तो उनमें एक साहस नहीं है कि इस बारे में बात कर सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर नहीं होता। बिल्कुल। तो उन्हें पता ही नहीं है ये समस्या है, पर उनको समझ नहीं है कि ये समस्या एग्जिस्ट भी करती है क्या। तो इसलिए उन लोगों के पास जाना, उन्हें बताना कि हाँ आप जो समस्या महसूस कर रहे हो वो सच में समस्या है, और उसको हम कुछ ध्यान रखकर उन चीजों से दूर रह सकते हैं। तो ऐसे करके जब लोगों से मिलना जुलना हुआ, हजारों डिलीवरीज कराई, और लोगों से मन से जब जुड़ा हुआ, जैसे जैसे थोड़ा पॉलिटिकली एक्टिव होते गए, तो लोगों को लगा चलो शायद आप नेतृत्व तो कर सकते हो। खुद को कभी ऐसा थॉट नहीं था। खुद को बस ये लगा कि हाँ एक प्लेटफॉर्म से थोड़ा बड़ा और उससे बड़ा अगर प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो इसमें जाने में हर्ज नहीं है, अगर मौका जिंदगी दे रही है तो। बस ऐसे स्विच हुआ, मतलब एक पर्टिकुलर एक ऐसा दिन या ऐसा मोमेंट नहीं था कि ये सडनली स्विच हुआ। तो अब ऐसे में जब लगा कि चलो ठीक है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म स्विच कर लेते हैं, सामने रामलाल शर्मा थे और आपको कांग्रेस से सीट मिल गई, 2023 की बात है, चुनावों की बात है। पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार में ही सीट हासिल कर ली। चुनाव लड़ा, चुनाव के लिए प्रचार हुए, चुनाव के लिए मन बनाया गया, लोगों के बीच में ये बात फैलाई गई कि शिखा बराला जो है चुनाव लड़ रही हैं और जनता की आप प्रिय बन गई एक तरीके से, क्योंकि आपने काफी अवेयरनेस किया। वो क्या संघर्ष कितना रहा कि एक ऐसी सीट पर चुनाव लड़ना जहां से बीजेपी के प्रत्याशी रामलाल शर्मा हैं, उनको आपने हार दी, और उस वक्त का संघर्ष कैसा था कि कितने कंट्रोवर्शियल कुछ रहा, या लोगों के ताने वाने सुनने पड़े, या ऐसा किसी ने बोला कि अरे छोड़ दो यार, क्या आपके बस की थोड़ी है ये, ऐसा कुछ रहा उस टाइम? कृपा, मुझे लगता है कि संघर्ष के बिना तो आप कोई भी सफलता अर्जित कर नहीं सकते, पर वो संघर्ष दुखदाई कितना है ये डिपेंड करता है कि हमारा पैशन क्या है। अगर हमें लगता है कि हाँ कोई चीज है जो अर्जित करनी है और हम पॉजिटिव माइंडसेट से चल रहे हैं, तो वो संघर्ष हमें दुखदाई नहीं लगता है। तो ठीक है, मेहनत करनी पड़ी, पहले मेडिकल फील्ड, फिर साथ में पॉलिटिकल एक्टिविटीज, दोनों को बैलेंस करके फिर टोटली पॉलिटिक्स में जाना। लोगों ने मुझे, ईश्वर की कृपा है कि लोगों ने हमेशा मुझे बहुत पॉजिटिविटी दिखाई, और चुनावों के दौरान या फिर ऐसा कभी मुझे पर्सनली किसी ने सामने आके कभी भी कुछ गलत कहा नहीं। और कहीं ना कहीं शायद मेरे मन में पूरी जनता के लिए रिस्पेक्ट था, और उनको भी लगता था कि हाँ भाई ये हमारे लिए खड़ी रहती थी, हॉस्पिटल में जाते थे तो, या फिर हमारे बीच गाँव के में आती थी जब इसका कोई पॉलिटिकल इंटेंशन भी नहीं था। तो इस चीज में मैं सौभाग्यशाली रही हूँ कि लोगों का बहुत अच्छा मुझे आज भी प्यार मिलता है। जो विपक्षी दल से हैं, मैं ये नहीं कहूंगी जो मेरे विपक्षी हैं, जो विपक्षी दल से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, बात करते हैं। तो ये मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ, और किसी को भी विपक्षी नहीं मानती। प्रतिद्वंदी लोग हो सकते हैं, पर एक विपक्ष चीज अलग होती है। इसलिए जर्नी में संघर्ष रहा, पर अच्छा लगा, उस चीज ने एनर्जी दी, और लोगों ने जो प्यार मोहब्बत हमेशा दिया है, खासकर महिलाओं ने, युवाओं ने और बच्चों की जब टोलियां घूमती है ना शिखा मील करते, तो वो एक एनर्जी आती है कि जब आप सारी नेगेटिविटी भूल जाते हो। जब लोग आपके सामने आते हैं, ये मेरा बेटा बेटी है, ये आपने डिलीवरी कराई थी, या फिर ये हमारी बेटी है, इसका नाम हमने शिखा रखा है, आपके नाम पर, तो बिल्कुल, तो वो ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ इस जिंदगी में अर्जित कर चुकी हूँ, और इसको खराब नहीं करना, इसको हमेशा साल दर साल हमें और पॉजिटिव ही बनाना है।
यानी उस सीट पर उस वक्त चुनाव तो थे बीजेपी कांग्रेस के बीच में, लेकिन शिखा बराला के लिए पहली ये जंग थी, परिवार के लिए पहली ये जंग थी। कहीं ना कहीं मन में उत्साह भी था, कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा जो उनके ऊपर जताया गया वो भी मौजूद था कि जीत होगी, और जीत हुई। और 2023 में चोमू से विधायक हैं शिखा बराला। अब एक ऐसे में सवाल ये आता है मैम कि पहले जयपुर, फिर अहमदाबाद भी आप गए, अहमदाबाद के बाद क्या यूएसए गए आप? यूएसए में आपकी पढ़ाई वढ़ाई रही? नहीं, ये अफवाह है, तो इसको फैक्ट चेक कर देते हैं, ये अफवाह है, यूएसए रिटर्न ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मैम, अब आगे बढ़ते हैं। लगातार बहुत सारी बातें ये होती हैं कि एक महिला है और आप चोमू की पहली महिला विधायक हैं, है ना? उसके बाद जो है लगातार ये बातें भी सामने आई कि एक ऐसी महिला जो डॉक्टर है, चोमू में जीती है, पहली महिला विधायक है चोमू की। उसके बाद प्यार मिला लोगों का आपको, प्यार के साथ लोगों का भरोसा आपने और जीता। लेकिन उसके बाद चिकित्सा विभाग के लिए या चिकित्सा फील्ड में क्या आपने अपना काम जारी रखा? कृपा बेसिकली जो मेरी ब्रांच थी, गायनेकोलॉजी, स्त्री रोग प्रसूति रोग विशेषज्ञ, वो ऐसी ब्रांच है कि आपको वहाँ पे 24 घंटा लोगों की सेवा में उपलब्ध रहना होता है। राजनीति भी वैसा ही है, तो उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। हालांकि अब भी मैं जन सुनवाई में होती हूँ, मेरे ऑफिस होती हूँ, तो बहुत लोग आते हैं जो एक सेकेंड ओपिनियन लेने आते हैं, अपनी रिपोर्ट्स लेने आते हैं। तो उस वक्त मुझे अच्छा भी लगता है, चलो लोग मुझे याद करते हैं, मुझ पर अब भी विश्वास जताते हैं। और पर मैं हॉस्पिटल में या फिर एक जगह बैठ के परामर्श देना या फिर अभी ओटी में जाना, ऑपरेशन करना, वो चीज मैं अभी चुनाव मिस करते हो आप? से बिल्कुल, वो तो मेरी जड़ें थी और बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि उसमें एक अलग तरह का संतुष्टि मिलती थी कि आपने किसी को खुशी दी है या फिर किसी की बीमारी का इलाज किया है, तो वो एक संतुष्टि अलग लेवल की होती थी। पॉलिटिक्स से वो एक अलग तरह का एक आनंद होता था। पर अब भी जो लोग जुड़े हैं, उनको परामर्श देना या फिर उनके काम करवाना, भले वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के हों या फिर चुमू के या जयपुर के कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स के हों, तो लोगों को फैसिलिटेट करना वो अभी भी जारी है। यानी कहीं ना कहीं जन सेवा भी जारी है। अच्छा, आपको पता है शिखा बराला के ऊपर एक गाना बना है क्या? शिखा मील की कहानी, बच्चे बच्चे की जुबानी ये गाना है, ये भी मैं सर्च कर रही थी तो ये गाना, आपको पता है ये गाना बना आपके ऊपर? बिल्कुल, चुनाव में काफी ये चला था। चुनाव में चला हाँ, था चुनाव में चला था, तब से चल रहा है ये अभी तक, वो रील्स करती हैं इसके ऊपर। शिखा मील की कहानी, बच्चे बच्चे की जुबानी। इससे मैं बिल्कुल भी ये आपको नहीं कहूंगी कि नहीं ये आंशिक तौर पे सही है, हाँ। ये पूरी तरह से सही है। क्योंकि चुनाव में मेरे को जो सबसे, अभी मैंने जैसे बताया, सबसे ज्यादा एनर्जी जब मिली थी, वो मिली थी कि हाँ ठीक है, चुनावी प्रचार में क्या होता है, लोगों को लगता है, जो पॉलिटिकली अवेयर लोग होते हैं उनको लगता है कि हाँ भाई ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये 2 या 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आपको तब और ज्यादा अच्छा लगता है जब आपका काफिला वहां पहुंचा और गांव के बच्चों की टोली आई, और वो ये नहीं कहते डॉक्टर शिखा या ऐसा, वो शिखा मील कहते हैं, और भागते भागते दौड़ रहे हैं, शिखा मील आ गई, शिखा मील आ गई। अब भी मैं बैठकों में जाऊं, शादी में जाऊं, बच्चों के 2-3 के ग्रुप होंगे, कोने में खड़े होंगे, अरे वो देखो शिखा मील आ गई। तो ये शायद वो चीज है जो गाने में भी इसमें प्रतीत होती है। अभी गाना कहाँ से बना, कैसे बना, मुझे नहीं पता, पर ये भी मेरे दिल के बहुत करीब है। और मेरे ख्याल से बच्चों में, हम कहते हैं बच्चों में भगवान होता है, तो शायद भगवान का ही आशीर्वाद है और लोगों का आशीर्वाद है कि लोगों ने मुझे चूज किया। यानी काफी प्यार और जनता का विश्वास आपके ऊपर है। अच्छा, अभी विधानसभा सत्र चले थे, शिखा बराला की काफी स्पीचेस वायरल हुई, काफी बातें उन्होंने जो कही, मुद्दे जो उठाए वो वायरल हुए। उसमें सबसे अहम मुद्दा था शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा और आरक्षण का मुद्दा। उसके बाद लगातार जो है आपको लेकर इंटरव्यूज भी हुए, आपकी बातों को लेकर जो है चर्चाएं भी हुई। शिक्षा और आरक्षण का मुद्दा आपने एक बार उठाया था कि शिक्षा नहीं है क्षेत्र में, शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है और ना पहुंच पा रहा है आरक्षण। क्या अभी भी वो मुद्दा है? ये मुद्दा है, और ये मुद्दा हम जो भी राजनेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और हर आम आदमी, क्योंकि आम आदमी भी आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटलाइज हो गई है सारा सिस्टम, तो हर आम आदमी इस चीज को समझता है। पर बहुत बार ये होता है कि एक कोई मुद्दा है जो हमारे दिल में छुपा हुआ है, पर वो बाहर नहीं आ पाता। तो शिक्षा और चिकित्सा, ये 2 तो बिल्कुल आधारभूत चीजें हैं। अगर हम हमारे सिस्टम में हम बात करते हैं कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, तो शायद असली देशभक्त वही होगा जो इंसानियत रखते हुए सबसे पहले अपने परिवार की शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देगा। क्योंकि अगर हमारी आगे आने वाली पीढ़ी, जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं, अगर वो लोग स्वस्थ नहीं होंगे और शिक्षित नहीं होंगे, तो हम जो बड़ी ताकतें दुनिया की हैं,
हम उन लोगों से कहीं भी compete नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चाइना टेक्नोलॉजी पे जा रहा है, अमेरिका टेक्नोलॉजी पे जा रहा है, खाड़ी देशों के युद्ध हैं, बाकी सारे जो मैटर्स हैं, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे वो जाति की बात हो, ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, पर जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे और स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक और चीजें नहीं। जब जैसा कि हम कहते हैं कि भूखा भजन ना होए, तो भूखा भजन ना होए तो उसकी भूख कब मिटेगी? जब आप उसे शिक्षित करेंगे, अपने पैरों पे खड़ा करेंगे और जागरूक बनाएंगे, जब वो स्वस्थ होगा। जिस आदमी के हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी सोचने योग्य नहीं रहता। हेल्थ है वो मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, इन तीनों चीजों को मिलके हम हेल्दी मानते हैं एक पर्सन को। इसलिए ये मुद्दा एक बहुत बड़ा है। और दूसरा, इसमें जो सरकारी सिस्टम है उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, वो हमारे लिए एक बहुत दुर्भाग्य की बात है। सरकारी जो स्कूलें हैं, उनकी स्थितियां, चाहे वो स्कूलों की बिल्डिंग के नाम पर देखें, चाहे वो शिक्षकों के नाम पर देखें, आप शिक्षकों किसी के भी नाम हालत पर में देख देखें, लीजिए। जो काम करना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है, वो नहीं कर पा रहा है, उसके अनुकूल ये सिस्टम नहीं है। और चिकित्सा की बात देखें, उसमें बहुत सारी कमियां हैं, वो चाहे पैरामेडिकल स्टाफ की ले लें, चाहे मेडिकल डॉक्टर्स के उस पर ले लें, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की फेलियर्स देख लें। आम आदमी तक ये चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं। वहीं पे हम लोगों के लिए एक ये चुनौती है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी सरकार हो, उसका सबसे पहला मेरे ख्याल से दायित्व बनता है इन दोनों चीजों को स्ट्रॉन्ग करना, और वो भी गवर्नमेंट सिस्टम में। मेडिकल सिस्टम्स में आ रहे हैं लोग, ठीक है, उनका प्रोफेशन है, वो लोग करेंगे, हम उनके कोई भी अगेंस्ट नहीं है। पर जो सरकारी सिस्टम है, जिस तरह से हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात सुनते हैं दूसरी कंट्रीज में, सोशल सिक्योरिटी की बात सुनते हैं, वो हमें यहाँ पर डेवलप करनी बहुत जरूरी है। हमें लोगों को कुछ फ्रीबीज देने के साथ में ही लोगों को खुद को सशक्त बनाने की जो जरूरत है, उस पर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमने शिक्षा की बात कही, आपने एक बात बहुत अच्छी कही, बहुत मतलब सही है ये बात, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया है तो सबको पहुंच जाती है कि सरकारी स्कूल हो या सरकारी शिक्षक हो, व्यवस्थाएं बहुत खराब हैं। बीते दिनों की बात है, बस्सी का स्कूल है, छत गिर गई और 2 छात्राएं घायल हो गई। उससे पहले झालावाड़ की खबर है, सबने सुनी है। तो सरकारी स्कूलों के तो ये हालात है मैम कि कोई जाना भी नहीं चाहता। इस शिक्षकों की हालात है कि कल की खबर है, एक शिक्षिका है जिनके 500 का नोट खो जाता है। अब वो मैडम अपना 500 का नोट ढूंढवाने के लिए, तलाशी लेने के लिए छात्राओं को निर्वस्त्र कर देती हैं। ये हालात अभी राजस्थान के शिक्षा विभाग के हैं। शिक्षा का व्यवस्था है अब। इससे सिर्फ हमारी जो शिक्षा की व्यवस्था है, गवर्नमेंट का सिस्टम है, वही बेनकाब नहीं हो रहा है। इससे हमारा जो इंसानियत का लेवल है वो भी बेनकाब हो रहा है। क्योंकि जो शिक्षक हैं वो गुरु हैं, उन्हें तो हम आज तक भी हमारे गुरुओं को याद करते हैं कि उन्होंने हमें ये पढ़ाया, उन्होंने ये पढ़ाया। आज भी वो अगर हमारे सामने आते हैं तो हम उनकी धूप खाते हैं, पैर छूते हैं। तो आज जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, उसमें बहुत दिक्कतें ये आ रही हैं कि हम बच्चों को संस्कार देने की बजाय, उनके सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश करने की बजाय, जैसा कि आपने अभी ये बताया कि शिक्षिका का 500 रुपए का नोट, तो हम उनके सामने ऐसा उदाहरण पेश कर रहे हैं कि जो बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। बच्चों को हम भाषण से सिखाने की बजाय वो हम क्या कर रहे हैं वो देखकर सीखते हैं। तो ये लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर तो है ही, साथ में हम लोगों में जो मानवता का एक फैक्टर रहता है, वो हम लोगों में मिसिंग धीरे धीरे होता जा रहा है। हम शॉर्ट्स और रील्स के जमाने में आपसी जो संबंध हैं वो शायद खोते जा रहे हैं। पॉलिटिक्स से अलग है, पर फिर भी इस चीज पर हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अब थोड़ा सा चिकित्सा विभाग की बात कर लेते हैं। आप एक मेडिकल लाइन से हैं और मेडिकल लाइन से होने का मतलब है कि आपको जाहिर सी बात है कि हम सबसे ज्यादा नॉलेज है। और ऐसे में जब खबरें राजस्थान से आती हों, अभी हाल फिलहाल की खबर है, आंकड़ा बताऊं आपको, 18 आंकड़ा हो चुका है, प्रसूता महिलाओं ने अपनी जान दे दी है। कोटा की बात करें, बीकानेर की बात करें, और कल की बात अगर जनाना अस्पताल की करें, राजधानी जयपुर की, कम से कम 8 घंटे जनाना अस्पताल में बिजली गायब रही है। वहां के अगर आप वीडियोस देखेंगे, शायद आप भी ये सोचे कि ये क्या है, ये सिस्टम कहाँ जा रहा है। एक प्रसूता महिला है और उसके टांके लगे हुए हैं और उसके हाथ में उसी की बोतल है जो लगी हुई है, और वो पैदल अकेले चल रही है। न स्ट्रक्चर है, न व्हीलचेयर है, न कोई नर्स है, न वार्ड बॉय उसके पास है। ये चिकित्सा विभाग की व्यवस्था हमारे यहाँ है। 18-19 का आंकड़ा है, प्रसूता महिलाओं ने जान दे दी है। मतलब जान क्या दे दी मैडम, सिस्टम ने मार दिया उसको। आप भी मानते हैं ये बात? किस तरीके से ये सब पूरा सिस्टम देखते हैं कि कहाँ गड़बड़ियां हो रही हैं, कहाँ जो है हम अपनी चीजों को भूलते हुए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, सब मतलब कहाँ लूप होल्स हैं इनमें? स्कूलों की छतें गिर रही हैं और उस पर कुछ अगर काम नहीं हो रहा है,
एक के बाद एक, कोटा के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद जोधपुर, और अब जो ये जो जनाना हॉस्पिटल में लाइट नहीं होना, जो मेरे ख्याल से राजस्थान का ही नहीं, अगर पूरे इंडिया की बात करें तो बहुत ज्यादा डिलीवरीज वहां पे होती हैं। तो ये सारी चीजें हमारी सरकार की जो संवेदनशीलता है उसको भी दिखाती है कि वो जनता के प्रति कितना प्रतिबद्ध है। और बार बार ऐसे इंसिडेंट्स होना, लगातार होना, तो कहीं ना कहीं हम अपने काम में शायद उतना इनपुट नहीं दे पा रहे हैं। अदरवाइज जनाना हॉस्पिटल जैसी जगह पर कल पता लगता है कि उनके पास बैकअप नहीं है। ऐसा इंसिडेंट हुआ इसलिए आपको लगता है कि उनके पास में बिजली का बैकअप नहीं है। अदरवाइज जहाँ आईसीयूज होते हैं और इस तरह की इमरजेंसी सेवाएं होती हैं, वहां पर ऑपरेशन चल रहा है, लाइट चली गई तो आप क्या टॉर्च में थोड़ी ना करेंगे ऑपरेशन। और इसको लेकर किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया है। इसको लेकर मीडिया वालों ने सवाल भी पूछा, वहाँ की जो महिला अधिकारी उनसे पूछा कि ऐसा में अगर कुछ हुआ तो क्या, तो बताती वो महिला अधिकारी बता रही हैं कि ऐसा हुआ भी था, जब लाइट चली गई तो हम ऑपरेशन थिएटर में थे, हमारी ओटी चल रही थी, लाइट चली गई। अब वो तो ठीक है, इतना दिन में रोशनी रह जाती है तो हमने कर दिया। देखिए, दिन में रोशनी तो अलग बात है। ऑपरेशन की जो ओटी लाइट्स होती हैं वो इतनी स्ट्रांग होती हैं, वो हमें बीच बीच में एडजस्ट करनी पड़ती हैं, इतनी पतली पतली नसें होती हैं। ऐसा ऑपरेशन इतना कोई खेल वाली बात तो है नहीं कि सूरज की रोशनी में कर दिया, खिड़की की रोशनी से कर दिया। उन लाइट्स को भी हमें बीच में एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये तो एक बहुत भारी लापरवाही और बहुत भारी भूल है। और मेरे ख्याल से ये तो क्षमा लायक भी काम है नहीं, ऐसा जो कल गलती हुई है। एक व्यक्ति की जान के साथ जहाँ पे खिलवाड़ हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा पाप की भी मैं अगर संज्ञा दूं तो वो भी कम है। इसलिए सिस्टम की असंवेदनशीलता है वो इससे झलकती है कि कहाँ हम लोग प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं है, कितने बड़ा सिस्टम है और क्यों लोग प्राइवेट की तरफ भागते हैं। वो प्राइवेट की तरफ क्योंकि जान सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने बार बार विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया है कि ये जो हमारे पास अभी योजना है, चिरंजीवी माँ योजना है, उसमें जो डिलीवरीज हैं वो बाकी सारी आपको सुविधाएं हैं वो उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलेगी, पर प्रसूताओं को उनका हक प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा है। मतलब डिलीवरीज है उनको अटैच नहीं किया गया है प्राइवेट हॉस्पिटल में। एक टाइम था जब ये प्राइवेट हॉस्पिटल में वो लोग करा लेते थे, इसलिए सारा बर्डन जो है वो आ गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं जा सकता प्राइवेट हॉस्पिटल, उसको जेब से पैसा देना पड़ेगा और सब लोगों की आर्थिक स्थितियां ऐसी नहीं होती हैं। तो गवर्नमेंट को फिर से ये सारी चीजें देखते हुए कंसिडर करना चाहिए ताकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का वर्कलोड कम हो और माँ योजना में प्रसूताओं को भी डिलीवरी का भी जो मतलब सुविधा है वो उसमें जोड़ना चाहिए, ताकि जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो और लोगों को इसका खामियाजा सिस्टम की जो फेलियर है उसका भुगतना ना पड़े। आपको क्या लगता है कि क्या लूपहोल वहां रहा होगा जब महिलाओं को गलत इंजेक्शन दे दिया गया? आप सुना हमने कि गलत इंजेक्शन दिया और फिर प्रसूता महिलाओं ने अपनी जान गंवा दी। उसमें अभी तक जो रिपोर्ट है वो क्लियर नहीं है कि कारण क्या रहा, पर जो स्थितियों को देखते हुए लगता है, कोई कहता है ओटी इन्फेक्शन, तो ओटी इन्फेक्शन ऐसी चीज नहीं होती जिससे मतलब तुरंत 12 से 48 घंटे में किसी की स्थितियां खराब हो। तो कहीं ना कहीं वो इंजेक्शन या जो आईवी फ्लूइड लगाते हैं, ड्रिप लगाते हैं, ग्लूकोज वगैरह अगर हम उस भाषा में बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें कंटामिनेशन होगा, उनमें बैक्टीरिया होंगे जो डायरेक्ट जब आपके ब्लड में जाते हैं और वो तुरंत रिएक्शन करते हैं, तब वो बहुत जल्दी आपके ऑर्गन्स होते हैं उन पे अफेक्ट करते हैं। तो ज्यादा मोटा कारण ये लगता है, और उसका मेडिसिन का प्रोक्योरमेंट कहाँ से हो रहा है, कौन से सिस्टम से हो रहा है, उस पर कड़ी जांच होनी बहुत जरूरी है। आज हम फार्मा कंपनीज हैं उन पे कोई भी तरीके से हम बंदिश नहीं लगा पा रहे हैं। आप सैंपल्स, बार बार न्यूज आ रही हैं, कोई भी दवाइयों के आप सैंपल्स लेके चाहे सरकारी सिस्टम या प्राइवेट सिस्टम से उठाकर उसको अगर चेक करवाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि 50% सैंपल्स भी उस क्वालिटी चेक में पास हो पाएंगे। आप लोगों को दवा दे रहे हैं, दवा में दवाई नहीं है, मरीज कैसे ठीक होगा? तो ये कहीं ना कहीं हम सब लोग अपनी अपनी मानवीयता है वो कम कर चुके हैं। दवाइयों का बात आपने बोली, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, एक डॉक्टर महिला है, उन्होंने पर्चा लिख दिया। अब वो बोले, मरीज बोले कि साहब दवाइयाँ कहाँ से लाएंगे हम, कि मेरा काम है सिर्फ लिखना, मेरा काम ये नहीं आप कहाँ से लाएं कहाँ से नहीं लाएं मुझे नहीं पता, आप भाग जाएं यहाँ से। वो गया, वो सरकारी अस्पताल गए, उन्हें दवाई नहीं मिली, वो वापस आए, उन्होंने फिर फटकार के भगा दिया उनको। ये हालात हैं कि दवाइयाँ जो हैं सरकारी अस्पतालों में मिल ही नहीं रही, वो दवाइयाँ जो सरकारी डॉक्टर लिख रहे हैं। अब इसमें क्योंकि मैंने तो खुद सिस्टम देखा हुआ है,
भाई डॉक्टर का सच में काम है, जिसको वहां पर बैठ के मरीज देखने को बोला गया उसका सच में काम है कि वो अपना काम ईमानदारी से करे। उसमें ईमानदारी से अगर कोई फिर भी उसमें कॉम्प्रोमाइज है वो बात अलग है। अदरवाइज किसी को देखकर उसका डायग्नोसिस बना के उसको सही दवाई लिखना उसका फर्ज है। अब ये आगे की चेन है कि वो कहाँ पे, पहली बात तो दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल हैं तो उसमें आधे में तो सिर्फ पाउडर आता है। एक और चीज जो बहुत बार क्या होता है, एक दवाई होती है जिसमें कॉम्बिनेशन होता है 3 दवाइयों का। तो बहुत बार हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो इतना रिफाइंड नहीं है कि वो जो प्राइवेट मेडिकल पे जो दवाई मिल रही है उन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलेगी। गवर्नमेंट में हम जो दवाई देंगे वो तीनों गोलियां अलग अलग दी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये जो हम स्टैंडर्ड मैच नहीं कर पा रहे हैं इसका ही फर्क है। बाकी सप्लाईज हैं वो हो नहीं रही हैं। अगर उड़ान योजना की हम बात करें, इसी से रिलेटेड है, हालांकि विभाग वो मंत्रालय अलग हो जाता है। उड़ान योजना की हम बात करें तो पिछले कितने ही टाइम से जो सैनिटरी पैड्स हैं जो आपके आंगनवाड़ी लेवल तक जा हाँ, रहे हैं उनके लिए कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है। प्रोवाइड वो भी नहीं कराए जा रहे। वो तो कितनी बेसिक चीज है, आप बीमार होने के बाद मरीज आ रहा है हॉस्पिटल और वो दवाई ले रहा है, पर वो है बीमार होने से पहले की स्टेज। जब आप उस पे ही काम नहीं कर पा रहे हैं तो पूरी तरह से विफल हो सरकार का आप एक आईना दिखा रहे हैं। नहीं, नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है कि सैनिटरी पैड्स जो है नहीं प्रोवाइड करा रहे, ना कॉलेज में, ना स्कूलों में, ना सरकारी अस्पतालों में। बाकी अभी प्रस्ताव महिलाओं की बात हुई और आपने सिस्टम की बात कही। सिस्टम के एक अधिकारी हैं, मंत्री हैं, गजेंद्र सिंह खींवसर, राजस्थान के चिकित्सा विभाग के मंत्री हैं। उनके बयान सुनती हैं आप? उन्होंने वो बयान देते रहते हैं। हाल फिलहाल का बयान उनका ये है कि किसी पत्रकार ने रात को फोन किया कि साहब क्या सिस्टम है, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, मरीज बेहाल हैं, मर रहे हैं। अरे तो मर रहे हैं तो सुबह फोन करके बता देते हैं, आप अभी फोन क्यों कर रहे हैं? ये उनका बयान है। वो जब भी आप उनसे प्रस्तुत महिलाओं की बात करेंगे तो ब्रेक के बाद बात करेंगे, लंच करके बात करेंगे, आप उनसे कोई सवाल पूछेंगे तो क्या बकवास है, मैंने सुन लिया ना, ठीक है। ये उनके बयान रहते हैं। तो क्या लगता है कि ऊपर से ही सिस्टम खराब है? कोई भी जिस भी पक्ष की सरकार है उसके अधिकारी और उसके मंत्री उस सरकार का फेस होते हैं। अगर आपके अधिकारी या आपके मंत्री बहुत ही इनसेंसिटिव जवाब आपको दे रहे हैं, मीडिया में दे रहे हैं, चाहे वो पब्लिकली या फोन पर, तो इसका मतलब वो सरकार का एक आपको पक्ष दिखा रहे हैं कि भाई हमारी सरकार ऐसे ही चलने वाली है, तुम्हें जो करना है जैसे करना है तुम करते जाओ। लोगों की अगर मौत हो रही है, लोगों की जिंदगियों के साथ अगर बहुत सेंसिबली डील नहीं किया जा रहा है तो इसका मतलब है सरकार, फिलहाल जो सरकार की स्थिति अगर आप देखें तो सरकार खुद को स्टेबल करने के लिए ही लड़ाई लड़ रही है। जनता की प्रॉब्लम से, जनता की जो भी दुविधाएं हैं, चाहे वो चिकित्सा की हैं, चाहे शिक्षा विभाग, 2 विभाग खास विभाग हैं, उसमें उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति यहाँ पर अपनी सरकार की स्टेबिलिटी बनाने में लगा हुआ है कि हम टिके रहें। तो शायद राजस्थान का दुर्भाग्य है कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जो हमारे हक हैं, जनता के हक हैं, वो हमें मिल नहीं पा रहे हैं। एक सवाल लास्ट आपसे ये रहेगा कि आपने तकरीबन नहीं तो अभी तक अपनी जिंदगी में इतने लोग देख लिए होंगे, इतने लोगों से मिले होंगे, आप व्यवहार इतने लोगों का आपने देखा होगा, यानी आपको अच्छी खासी नॉलेज लोगों की हो गई है। अब थोड़ा सा हम राजस्थान से बाहर अगर नेशनल की बात करें, यानी पूरे भारत की बात करें, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या कहीं की भी बात करें, राजस्थान में कोटा है जिला और वहाँ की शिक्षा जो व्यवस्था है वो बेहतर मानी जाती है। अभी फिलहाल दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी का नाम सुना है आपने? कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन में बैठे हैं सोनम वांगचुक और आज 20वां उनका प्रदर्शन का दिन है। भूख हड़ताल पर है, आमरण अनशन पर है। उनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें और उसको लेकर अब सवाल ये बनता है मैम आपसे, खासकर इसलिए क्योंकि चिकित्सा विभाग से आप जुड़े हुए हैं और लगातार अब वो आमरण अनशन पर हैं, उनकी तबीयतें बिगड़ती जा रही हैं, 9-10 किलो उनका वजन कम हो गया है, जीने मरने के बीच में वो जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बात बोले हम तो। आपको क्या लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जो था नीट से शुरू हुआ और अब उनमें शामिल कई ऐसे नेता मंत्री भी शामिल हो चुके हैं, बच्चे हैं, उनके अभिभावक हैं, वो भी शामिल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई अधिकारी उनके पास नहीं पहुंचा है? परीक्षाएं हो और खासकर अभी अगर नीट परीक्षा की हम बात कर रहे हैं, कोई घर ऐसा अछूता नहीं है जिस घर से कोई 1 या 2 बच्चे नीट की परीक्षा जिन्होंने ना दी हो। और नीट की जो एग्जाम है बहुत स्ट्रेसफुल भी रहती है क्योंकि घर वालों का पैसा लग रहा होता है, बच्चे हैं, बच्चों ने बहुत मेहनत करी होती है और घर से दूर रह रहे होते हैं। बहुत बार तो क्या होता है, माएँ घर छोड़कर उनके पास जाके, तो सब घर एक तरह से
डिस्टर्ब हो जाते हैं। उस बीच में बच्चे ने पूरी मेहनत करके पूरा साल और सारा पैसा लगा के घर वालों ने जब एग्जाम दी है और फिर वो लीक होता है, तो इससे बड़ा अन्याय हमारी इस पीढ़ी के लिए कुछ हो नहीं सकता। सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो सबसे प्रमुख शीर्ष पद है, उससे कम से कम एक स्टेटमेंट तक आना इस चीज के लिए और लोगों को कंसोल करना, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनकी बनती थी, पर सरकार ने बिल्कुल आंखें मूंद के सरकार बैठी है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना लेना नैतिक उस पे ग्राउंड्स पे, ये एक बहुत बड़ी फेलियर है। हमने रिसेंटली देखा कि दूसरे देशों के जो प्रधानमंत्री हैं वो तक भी नैतिक ग्राउंड्स पे अपना इस्तीफा दे देते हैं। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है, उनका क्या कारण है या फिर उनकी क्या मजबूरियां हैं कि वो इतने बड़े कांड के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान से नहीं इस्तीफा ले पाए। और सोनम वांगचुक जो हमेशा जनता के अधिकारों के लिए, हमारी नई पीढ़ी के अधिकारों के लिए लड़े हैं, उनका तो फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा रहा है। एक इंदिरा गांधी थी जो अन्ना हजारे अगर अनशन पे बैठे हैं तो वो खुद जाकर उनका अनशन तोड़वाती हैं। सोनम वांगचुक के पिताजी का भी अनशन इंदिरा गांधी ने तोड़वाया। बिल्कुल बिल्कुल या सोनम वांगचुक की जो पिताजी थे और वो वहां पे मंत्री भी रहे थे उस वक्त, तो उनका जो अनशन तोड़वाया था उन्होंने। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि आप कितने अकाउंटेबल हैं और अपनी जिम्मेदारी, अपनी गलती को मान लेना और उसका सुधार कर देना। शायद वो कहीं भी आपकी सरकार के अगेंस्ट नहीं जाएगा, चाहे कोई भी सरकार हो, वो उसका पॉजिटिव ही कि कम से कम हमें सुना जा रहा है और हमारी बात पे एक्शन लिया जा रहा है। आज सोनम वांगचुक वहां पे हैं, उनका कोई भी व्यक्ति उन पर कोई भी इस तरह से हमला नहीं कर सकता है कि उन्होंने कोई भी सेल्फ इंटरेस्ट के तौर पर कभी आज तक कोई काम किया है। पहले भी वो जेल में रहे, वहां का भी वो कुछ ना कुछ भलाई करके आए अपने साइंटिफिक व्यू से। तो ऐसी चीजें हमारी सरकार का, जैसे बार बार मैंने कहा कि ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता कितनी है जनता के लिए, वो ये शो करती है। और अब आने वाली जो अब जेन ज़ी है, जैसे इन्होंने नेपाल में और सरकार ही नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, सरकारें इन्होंने गिरा दी। और पहले भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमने देखे हैं। तो ये सारी चीजें तब जब हद हो जाती है तो, और जो भी चीजें जल्द से आती हैं वो जल्द कई बार चली भी जाती हैं। तो जब कांग्रेस ने इतने सालों में शिक्षा पे ध्यान दिया, उस समय जब आपके पास कुछ भी नहीं है, लोग सोने की चिड़िया हमारे भारत को कहते थे और फिर हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, उस समय साइंटिफिक उस पे मानसिकता पर चलकर लोगों को शिक्षा की तरफ आईआईटीज देना, आईआईएम्स देना, जो आज भी उस समय की उतना ही रेपुटेशन अपनी बनाई हुई है। और आज आप पुल दे रहे हैं, जो पुल टूटे जा रहे हैं। आज आप शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। और तो ऐसी चीजें कहीं भी जनता को अब स्वीकार्य नहीं है। तो मुझे लगता है जल्द ही कुछ अगर सरकार ने अगर नई जिम्मेदारी ली तो एक बड़ा बदलाव हम लोग विटनेस होंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये तमाम बातें रही राजनीति को लेकर, तमाम बातें रही नेशनल को लेकर भी। अब वापस लौटते हैं शिखा बराला पर। मैम, आखिरी सवाल आपसे ही रहेगा आपको लेकर। फेसबुक पर शिखा बराला के 2,90,000 फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पर 1,00,000 फॉलोअर्स हैं और इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि अच्छी खासी आपकी फॉलोइंग है, फैन फॉलोइंग कह लीजिए, राजनीति में आपका चर्चा कह लीजिए। क्या 2023 में चुनाव जीतने के बाद आगे की पॉलिटिकल तैयारी है पूरी, या भविष्य में आप वापस अपने चिकित्सा विभाग में जाना चाहेंगे या फिर पॉलिटिकल कंटिन्यू करना चाहेंगे? मैं रम गई हूँ अभी राजनीति में, और मेडिकल प्रोफेशन तो ऐसी चीज है जिसका दामन मैं नहीं छोड़ सकूंगी और वो मेरा दामन नहीं छोड़ेगा। तो ये तो एक रिफ्लेक्सेस में आ जाता है। जैसे अगर आप कार चलाना सीखते हो, बीच में 2 साल कार ना चलाओ तो भी आपको कोई कार देगा तो आप चला लेंगे। तो ये चीज तो आपकी रगों में बस जाती है। और जहां तक राजनीति का सवाल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म छोड़ना, खुद की मर्जी से छोड़ना, जहां आप लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, वो तो बेवकूफी होगी। तो आगे की तैयारियां भी हैं और लोगों का सपोर्ट भी है। जैसी भी स्थितियां रहेंगी, चुनाव भी लड़ा जाएगा और उम्मीद है कि जैसा लोगों का हमेशा आशीर्वाद रहा है वैसा बना भी रहेगा। और कुछ ना कुछ बड़ा और अच्छा लोगों के लिए करने की मानसिकता है। तो शायद जैसा भी जनता जनार्दन और प्रभु ने जैसा भी सोचा है, देखते हैं। आपसे रिलेटेड सवाल हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं, जनता जानना चाहती है कि बैकग्राउंड ऐसा क्या रहा। सबसे पहले आपको राजनीति में आने के लिए किसने प्रेरित किया कि आप राजनीति में आइए, राजनीति में और अच्छे आपको जो है ऑफर मिलेंगे या और अच्छे आपको जो है सेवाएं देने का मौका मिलेगा? सबसे पहले किसने आपको सजेस्ट किया था कि बस आ जाओ अब राजनीति में? जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत ही टफ सवाल है ये।
पर थोड़ा बहुत सोशल सर्विस में जब आए, मेरा प्रयास फाउंडेशन मैंने शुरू किया, उसके बैनर के तहत जब सारे सोशल काम मैं करने लगी थी, तो उस बीच एक बार कोविड के आसपास शायद जन्मदिन मनाया गया था मेरा, और उस पे ब्लड डोनेशन कैंप कराया गया था। तो पहली बार इस तरह से मैंने पब्लिकली जन्मदिन मनाया था, क्योंकि उससे पहले क्या होता था, लोगों के प्यार काफी था, लोग हॉस्पिटल में आते थे उस दिन और मुझे विश करते थे, तो थोड़ा सा हॉस्पिटल का कामकाज भी डिस्टर्ब हो जाता था। तो मुझे लगा कि चलो इस बार प्रॉपरली सेलिब्रेट करते हैं। तो उसमें बहुत अच्छा मतलब संख्या रही थी कि लोग विश करने आए। शाम होते होते लोगों ने चर्चाएं शुरू कर दी कि इस बार तो हमारे पिताजी ससुर साहब के पास में लोग पहुंचे कि लड़की में थोड़ा बहुत दम लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा आगे करो राजनीति में। वहां से शायद कुछ सुगबगाहट शुरू हुई, लोगों ने अप्रोच किया, तो मैंने बोला मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। ससुर साहब ने कहा अरे नहीं 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 भाई, इसको तो सुखी जीवन जीने दो, ये अपना काम कर रही है, उसी में खुश है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने बोला मेरा भी ऐसा कुछ कभी सोचा नहीं है। पर धीरे धीरे लोगों की तरफ से, जनता की तरफ से ये चीजें आने लगी। प्यार मिलने लगा आपको? पार्टी की एक्टिविटीज वो हम अटेंड कर ही रहे थे, तो शायद वहीं से शुरुआत हुई, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं। और इसमें अगर मैं कहूँ तो मेरी जैसे पूरी बराला फैमिली का बहुत साथ रहा। साथ ही जो मेरे हस्बैंड हैं, उनका सपोर्ट के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं था। उनका एक अच्छा मोटिवेशन रहा कि तुम्हें लगता है और तुम में पोटेंशियल है तो तुम करो इसमें ट्राई, और फैमिली तुम्हारे साथ है, तो इसलिए हिचकिचाने की जरूरत नहीं। क्योंकि मेरे ख्याल से वो सपोर्ट ऐसा है कि अगर वो मिसिंग होता तो मैं इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाती। कंटिन्यू चिकित्सा विभाग ही चल रहा होता। उन्होंने जितना मेरे को सपोर्ट किया है, इस चीज में आगे मोटिवेट किया है, तो वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट था। आज भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। आज भी कोई राजनीति की बात होती है तो डॉक्टर साहब यही कहते हैं कि भाई तुम्हारा फील्ड अलग है, मेरा फील्ड अलग है, और मुझसे उतनी बात करो जितनी मेरे से रिलेटेड है, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अच्छा, अभी अगर भविष्य में कांग्रेस की सरकार बनी, आपको चिकित्सा मंत्री बनाया गया, शिक्षा मंत्री बनाया गया, तो आप ऐसे क्या बदलाव चाहती हैं जो सबसे पहले हों दोनों विभागों में, दोनों अलग अलग? कांग्रेस की सरकार बने ये तो मतलब आपके मुंह में घी शक्कर बिल्कुल हम भी चाहते हैं कि अगली सरकार कांग्रेस की आए और हमें और अच्छा काम करने को मिले। तो पद जो भी मिलता है, पर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले तो जो हमारे गांव में जो सब सेंटर्स हैं, पीएचसीज हैं, वहां पर हम सुविधाओं को और बेहतर कर सकें। क्योंकि शहर हैं, शहरों की बात अलग होती है, गांव में स्थितियां बिल्कुल अलग होती हैं। तो वहां तक हम चिकित्सा सुविधाएं हैं, सारे नियम बने हुए हैं, पर वो फॉलो नहीं हो रहे। अगर वो उतनी सुविधाएं वहां पहुंच भी जाती हैं तो वो काफी है। दूसरा, महिला शिक्षा और महिला स्वास्थ्य पर ध्यान देना मेरी हमेशा प्राथमिकता रही है, आगे भी वो रहेगी। क्योंकि जैसा कहा जाता है कि एक महिला को आपने शिक्षित कर दिया तो आप 2 घरों को अफेक्ट करते हैं, बिल्कुल उनको आगे आप बढ़ा रहे हैं। और महिला ही बच्चों की पहली गुरु होती है। तो अगर उनको हम जागरूक और शिक्षित करते हैं, उनका स्वास्थ्य अगर अच्छा रहता है, तो हमारी आगे की पीढ़ियों का स्वास्थ्य और शिक्षा सुधार रहे हैं। तो उनकी ये मेरी प्रायोरिटी हमेशा रहेगी कि उन पर ध्यान दिया जाए। और गवर्नमेंट सिस्टम है उसको सुधारने का, प्राइवेट सिस्टम को सपोर्ट हमेशा सरकारों को करना ही चाहिए, पर गवर्नमेंट सिस्टम है, प्राइवेट की कीमत पर हम गवर्नमेंट सिस्टम को खत्म नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत सारी जनता है जो उन पर ही डिपेंडेंट है। और हम देखें, अगर अभी के हमारे जितने भी नेता लोग देख लें, आप बड़े अधिकारी देख लें, डॉक्टर्स देख लें, इंजीनियर्स देख लें, तो उनकी जो शिक्षा है वो पहले गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई है। तो हमें वापस उनका स्टैंडर्ड उनसे कहीं ज्यादा बेहतर करना है, ऐसा नहीं कि हम उन्हें और नीचे ले गए। तो यही मेरी प्रायोरिटी रहेंगी। अच्छा वर्षिका मैम, आपसे एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल है कि आप ग्रामीण परिवेश में गई, शादी आपकी चोमू में हुई, आप पढ़े लिखे एक डॉक्टर परिवार डॉक्टर महिला रहे, ग्रामीण परिवेश में कैसे एडजस्ट किया, बड़ों का सम्मान कर किया, घूंघट डाला कभी? घूंघट वाली प्रथा रही? मुझे सौभाग्यवश एक ऐसा ससुराल मिला जो मेरे पीहर से बिल्कुल मेल खाता था। तो वहां पर कभी घूंघट प्रथा नहीं थी। वहां पर मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं इस घर की बहू हूँ। बिल्कुल वही बेटी वाला व्यवहार आज तक मुझसे किया गया, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया गया, चाहे वो चिकित्सा में हो। और घूंघट प्रथा के तो मैं पर्सनली बहुत ज्यादा फेवर में भी नहीं हूँ। लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। जैसा गांव में कहते हैं कि लज्जा जो होती है वो नजर की होती है, आंखों की होती है।
तो अगर हम में संस्कार हैं तो शायद घूंघट प्रथा में हमें जाने की जरूरत नहीं है। संस्कारों को फॉलो करते हुए हम हमारी लड़कियों को शिक्षा के उसमें जो फील्ड है उसमें अगर आगे बढ़ाते हैं तो उसी चीज के लिए हमें प्रेरणा लोगों को भी देनी चाहिए। और बहुत बार गाँव में भी ये बात होती है। घूंघट प्रथा अभी बहुत हद तक तो कम हुई है। कम हो गई है, हमारी दादी लोगों की पीढ़ी तक, या फिर ज्यादा से ज्यादा हमारी सासू माँ लोगों की पीढ़ी, वो भी आधी पीढ़ी उससे बाहर आ चुकी है। तो हालांकि बहुत खत्म हो चुकी है, पर वो बात हम कर रहे हैं हमारे राजधानी के आसपास के गाँव की। और भी अगर हम अभी इलाकों में जाएं और पेरिफेरी में जाएं तो वहां तो घूंघट प्रथा अभी भी काफी ज्यादा है। तो धीरे धीरे जैसे 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 मैंने कहा, मूल जो है वो शिक्षा है। शिक्षा जैसे जैसे आएगी, बहुत सारी कुरीतियां हैं वो जाती जाएंगी। और जैसे बेटी के लिए भी हम कहते थे कि बेटी एक बहुत बड़ी लोग लाइबिलिटी मानते थे, जिम्मेदारी मान लेते हैं कि बेटी हुई है तो थोड़ा मुंह लटक गया। हाँ, ये मैंने मेरी मेडिकल प्रैक्टिस में तो बहुत ही ज्यादा देखा है, बहुत ज्यादा देखा है। तो धीरे धीरे ये चीजें कम हो रही हैं। और लोगों में जागरूकता भी, जैसे आज आपके चैनल के माध्यम से भी मैं लोगों से सबसे कहना चाहूंगी कि बेटा और बेटी, बहुत बार गांव में बात होती है, सब कुछ है, बेटे भी अपनी नौकरी के लिए कहीं और जाकर बस जाते हैं, जरूरी नहीं बेटे भी माँ बाप के पास कई बार रह पाए। तो उनको दोनों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा स्वास्थ्य दें और अच्छे संस्कार दें। अगर अच्छे संस्कार हम अपने बच्चों को देते हैं तो नेचुरली वो कहीं भी हों वो आपका ख्याल रखेंगे। अच्छे संस्कार हम नहीं दे पाए तो घरों की स्थितियां हमने गांव में देखी हैं, जमीनों की लड़ाई हुई और सब में कैसी रहती है, हम आए दिन देख रहे हैं। तो शिक्षा अगर अच्छी होगी तो सब चीजें बढ़ेंगी। आपने कहा जमीनों की लड़ाई आए दिन हम देख रहे हैं। आप जन सुनवाई आपके पास आप जब करते हैं तो आपके पास तमाम ऐसे केसेस आते होंगे। जन सुनवाई हो गई, आप जनता का सेवा हो गई, इन सब के बीच में परिवारों के लिए टाइम कैसे निकलता है? और जब टाइम निकलता है तो कहीं घूमने का प्लान बनता है? परिवारों के लिए टाइम निकलना, क्योंकि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल लाइफ रहती है, आपको पता नहीं है आज हम यहाँ बैठे हैं, अभी शाम को हम कहाँ होंगे, कल का हमारा क्या शेड्यूल रहेगा, सुबह से लेकर रात तक लोगों के बीच में ही निकल जाता है। पर उस बीच में परिवार के लिए निकल ही जाता है, टाइम निकाल ही लेते हैं, क्योंकि ये तो जरूरी है, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, उनको भी थोड़ा गाइड करना होता है। हालांकि मेरे बच्चे थोड़ा सा एडजस्ट हो चुके हैं, क्योंकि मेडिकल प्रैक्टिस भी उन्होंने देखी थी, वो 24 घंटे बिजी रहना। इस बीच में लोगों का भी सपोर्ट रहता है, वो भी मानते हैं कि चलो आप महिला हो, आपको घर की भी जिम्मेदारियां हैं। तो ये अच्छी बात है कि मेरे लोगों में इतने मेरे को सपोर्ट है कि मैडम आप चलो अपने बच्चे भी संभाला करो। और बीच में ठीक है, साल भर में 1 या 2 बार कभी 3-4 दिन की बच्चों को घुमा कर ले आए तो वो हो ही जाती है। अच्छा, परिवार में आगामी सोच रहे हैं आप कभी कि आप एक राजनीति में आ गए, आपके बाद कोई राजनीति में है, ऐसा कुछ है प्लान? जब हमने खुद का ही नहीं सोचा था तो आगे तो अभी तो बच्चों को सिर्फ यही कहा जाता है, भाई तुम पढ़ाई करो। और पीढ़ियों को सेट करने वाली हमारी वो मानसिकता है नहीं, तो जब तक है तब तक ठीक से। आप कांग्रेस से हैं और कांग्रेस में सबसे बड़े लीडर्स माने जाते हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत। अशोक गहलोत और सचिन पायलट में किसकी लीडर क्वालिटी आपको अच्छी लगती है? कौन है आपको ऐसा लगता है कि भाई ये दम है इस बंदे में, ऐसा कुछ? दोनों ही लोगों से हमें तो बहुत कुछ सीखने को है। अब इसमें एक जवाब देना कि किसके लीडरशिप क्वालिटीज, पहले ही बोल दिया था, कुछ ऐसा जवाब नहीं दूंगी। नहीं, इसमें तो बिल्कुल क्योंकि जब हम, ये तो हमारे बहुत बड़े लीडर्स हैं, जब हम एक आम हमारे कार्यकर्ता से ही बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, तो ये लोग तो ऐसे हैं जो बहुत बड़े एक्सपीरियंस के अथाह भंडार हैं। तो इन दोनों से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। और मेरे ख्याल से गहलोत साहब अपने 3 बार वो सीएम रह चुके हैं और उन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं दी हैं जो पूरे देश के लिए, कोविड में हम लोग मॉडल स्टेट साबित हुए थे। और पायलट साहब जो लोगों की आवाज उठाते हैं, जो उनका संयम है, उनका भाषा पे कमांड है, लोगों में, नौजवानों में उनका जो क्रेज है, तो ये सारी ही चीजें, मतलब हमें तो दोनों लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मेरे ख्याल से मैं अभी उस लेवल पे हूं नहीं कि मैं ये कमेंट कर पाऊं कि कौन बेहतर इनमें से होगा। दोनों हमारे लिए आदर्श हैं। ठीक है, अब थोड़ा समाप्ति की ओर चलते हैं और लास्ट में अपना रीति रिवाज कर चलते हैं पूरा रैपिड फायर। रैपिड फायर आपको एक शब्द में जवाब देना है और अब आपके पास एक्सप्लेनेशन का है नहीं मौका। कांग्रेस या परिवार? कांग्रेस। कांग्रेस। सत्ता या सिद्धांत? सिद्धांत। सिद्धांत। राहुल गांधी या अशोक गहलोत? राहुल गांधी। सच या राजनीति? सच। विधानसभा या सड़क? यानी विधानसभा की राजनीति या सड़क पर राजनीति? विधानसभा।
विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत? हमारी फिलहाल सड़क। बीजेपी का सबसे मजबूत नेता जो आपको लगता हो, कोई एक नाम? अमित शाह। मास्टरमाइंड कहा जाता है उनको। कांग्रेस का सबसे मजबूत नेता कोई एक? कांग्रेस में हमारे पास बहुत सारे मजबूत नेता हैं जिनका ग्राउंड भी बहुत अच्छा है, तो इसका थोड़ा सा जवाब देना मेरे लिए मुश्किल होगा। कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा बिल्कुल। भी अगर ऐसा अच्छा इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को मोल्ड कर लेते हैं, आपका फेवरेट नेता कांग्रेस का? देखिए, मैं क्योंकि आपने अभी ये जवाब भी पूछा, ये सवाल भी पूछा कि अशोक गहलोत या राहुल गांधी, तो मेरे ख्याल से अशोक गहलोत जी के लिए भी राहुल गांधी जी हैं जो सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके पीछे हैं। तो हमारे जो शीर्ष नेता हैं राहुल गांधी, उनका बैकग्राउंड देखते हुए सब कुछ, जिस तरह से वो सड़क पे लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज नीट पेपर के लिए छात्रों को जो हर जगह पहुंच रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक आदर्श नेता है। ठीक है। अच्छा, अभी आप एमएलए हैं, आगामी आप राजनीति में है आपका सपना, कभी मुख्यमंत्री बनने का सपना सपना है, हाँ या ना? ना। क्यों? मैं जहाँ हूँ खुश हूँ और मौका अगर मिलता है तो उसका स्वागत है। राजनीति में सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार है या भ्रष्टाचार है? दोनों। अगर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बजाएंगे तो सबसे पहला फैसला क्या होगा आपका? अगर एक दिन के लिए मौका मिलेगा, जैसे नायक फिल्म में उसको वापस नायक मूवी देखनी पड़ेगी। पर सबसे पहले भ्रष्टाचार पर वार। भ्रष्टाचार डीप रूटेड है, हमारे जीन्स में आ गया है, इसलिए भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति करना, भ्रष्टाचार मुक्त ब्यूरोक्रेसी करना ये जरूरी है। सोशल मीडिया या जमीनी राजनीति? जमीनी राजनीति। अगर कांग्रेस पूर्ण बहुमत ना ला पाए तो गठबंधन स्वीकार करेगी कांग्रेस? टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी। अब थोड़ा नेशनल की बात जब कर रहे हैं लगातार, राहुल गांधी की बात हो गई, अब सीजेपी प्रोटेस्ट की बात हो गई, दिल्ली जंतर मंतर की बात हो गई, तो एक सवाल और कर लेते हैं। केंद्र की राजनीति है, केंद्र की राजनीति में लगातार हाहाकार मचता रहता है, उलटफेर की बात कहीं ना कहीं आ जाती है। आपको क्या लगता है केंद्र की राजनीति की स्थिति क्या बनी हुई है अभी? देखिए, जिस सोनम वांगचुक के लिए आपने सवाल पूछा था, तो केंद्र की राजनीति अभी ऐसा है कि लोग जो सड़कों पर जो भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके लिए तो वो लोग बिल्कुल आंखें मूंद कर बैठे हैं। चाहे वो किसानों का प्रदर्शन था 3 काले कानूनों को लेकर, चाहे वो वांगचुक का है, अभी भी आपने भैराना धाम का देखा। अगर राज्य की हम बात करें, तो आंदोलन आंदोलन जो है, जो हमारा हक है, उसके लिए जो भाजपा पार्टी है, वो कहीं भी ऐसा लगता नहीं है कि उन्हें लगता है कि जनता को आवाज उठानी चाहिए। कि अगर आप मीडिया की बात करें, तो मुझे लगता है मीडिया चैनल्स वही प्रमोट किए जाते हैं सरकार द्वारा जो सरकार के खिलाफ सवाल ना पूछें, फेवर में जो चलते हैं। बिल्कुल। तो केंद्र की राजनीति के लिए तो मुझे एक छोटी सी कहानी भी याद आती है कि किस तरह से कांग्रेस ने इतने साल राज किया। जैसे मैंने कहा, IIT IIMs, डैम्स हमें दिए, सब कुछ, बहुत सारी चीजें, और 12 साल में हमें भ्रष्टाचार और क्या क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शंस मिले हैं। तो उसमें मैंने ये कहीं सुना था और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और ये पूरी तरह से आपके केंद्र की राजनीति पर जाता है कि एक ब्राह्मण महाराज जाते हैं तपस्या करने, क्योंकि बीवी कहती है भाई घर में कुछ नहीं है और तुम तो कुछ नहीं कमा के ला पा रहे हो, ऐसा वैसा। तपस्या करने जब जाते हैं, खूब कठोर तपस्या करते हैं, प्रभु अवतरित होते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो कि मेरा घर की तो ये स्थितियां हैं महाराज, प्रभु, और मुझे कैसे भी करके इससे छुटकारा दिलाओ, कि मतलब मैं मेरी आर्थिक तंगी से छुटकारा। तो वो उन्हें एक शंख देते हैं कि ब्राह्मण महाराज, जब भी आप इस शंख को बजाएंगे आपको एक सोने की अशर्फी मिल जाएगी। चलो ठीक है, ब्राह्मण महाराज अपने घर की तरफ जाते हैं, बीच में दोस्त का घर आता है। तो दोस्त की, भाई तुम क्या लेकर आए? कि मैं ये शंख लेकर आया। क्या होता है इससे? कि एक अशर्फी आती है इससे। तो दोस्त को थोड़ा लालच आया, रात को जब ब्राह्मण महाराज वहां रुके तो इन्होंने एक दूसरे शंख से उसको रिप्लेस कर दिया और असली शंख खुद के पास उन्होंने और उनकी बीवी ने रख लिया। ब्राह्मण महाराज वापस बीवी के पास गए कि देखो मैं क्या लाया हूँ। उन्होंने बचाया 2 बार 4 बार, कोई अशर्फी नहीं आई। ये तो क्या हो गया, धोखा हो गया मेरे साथ में, उन्होंने शायद कुछ बीच में किया। वापस तपस्या करने गए प्रभु की, अब क्या चाहिए महाराज? तो कि मेरे साथ तो प्रभु ऐसा ऐसा धोखा हो गया। तो कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा शंख देता हूँ, अब तुम इसको बजाओगे तो ये अशर्फों की बौछार होगी, एक बार बजाओगे तो। ठीक है, ब्राह्मण महाराज वापस गए, दोस्त के यहाँ रुके कि भाई इस बार क्या लाए हो? कि इस बार तो बौछार वाला लाया हूँ, एक वाला नहीं लाया हूँ। तो उनको लालच बढ़ा, उन्होंने जो पहले वाला शंख था जो असली,
वो तो ब्राह्मण महाराज को दे दिया, इस बार वाला ले लिया। ब्राह्मण महाराज चले गए, पीछे से दोस्त ने शंख बजाया, शंख में से आवाज आती है, हाँ महाराज आदेश करो क्या चाहिए। तो कह रहे भाई अशरफियों की बरसात चाहिए। तो फिर वापस कुछ नहीं हुआ, 2-3 बार बजाया, आदेश करो क्या चाहिए, हाँ हाँ आदेश करो क्या, कि भाई मुझे अशरफियां चाहिए। तो कि देखो वो तो था असली शंख और मैं हूँ ढपोर शंख। तो पहले वाला शंख था जो धीरे काम करता था पर काम वो पुख्ता करता था, मैं हूँ सिर्फ बातें कर सकता हूँ। तो ये हमारी केंद्र सरकार पे ये कहानी पूरी तरह से जाती है। तो लोगों को समझ भी आ गई है कि इतने सालों कांग्रेस के सरकार में क्या हुआ और अब 12 साल में क्या हुआ। तो मेरे ख्याल ये से तो इससे आप ज्यादा नहीं कुछ बताती फिर भी समझ जाते कि ये कहानी कहाँ सटीक बैठ रही। हाँ मुझे बैठे बैठे वही नहीं, बहुत बढ़िया कहानी थी और ये हालांकि समझा थी, लेकिन आपको क्या कुछ समझ आया है कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा कि इस कहानी से क्या सीख मिलती है, ये सीख आपके दिमाग में कहाँ जाकर फिट हुई है। बाकी हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद थी शिखा बराला, चोमू से विधायक हैं और चोमू से पहली महिला विधायक हैं। साथ ही अगर इनके मेडिकल बैकग्राउंड की बात तो तमाम जानकारी इन्होंने अपने बारे में दी। पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसे सेट हुआ वो इन्होंने बताया कि एक महिला जो चिकित्सा से अपना जो है नाता रखती है, अचानक से कैसे, अचानक नहीं था या स्टेप बाय स्टेप था, कैसे था, ये पूरा पॉडकास्ट आप देखिएगा और तब पता लगाएगा कि शिखा बराला मेडिकल लाइन से अचानक पॉलिटिकल बैकग्राउंड में कैसे आई और आगे की रणनीति क्या है, क्या रहेंगी पॉलिटिकल बैकग्राउंड में या फिर चिकित्सा विभाग में कंटिन्यू करेंगी, क्या कुछ रहेगा इनका। और तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए और तमाम ऐसे पॉडकास्ट के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए अपडेट इंडिया में आपके साथ कृपा उपाध्याय।